Hi everyone, welcome to the fourth part of the chapter number 4 Inquiry, Investigation and Inspection. Inspection, Inquiry and Investigation. तो हम लोग को स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 218 के। तो ये जो है ये बात करता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज से। तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्शन नंबर 218 है उसमें प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो एनी एम्प्लॉय हु हैज डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ एनसीएलटी। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो है वो पनिश करना चाहिए या इसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंज करना चाहिए या फिर इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए इसकी पोजीशन से, तो ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक एनसीएलटी जो है इस बात की परमिशन नहीं दे देता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन। सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। तो नॉट withstanding anything contained in any other law for the time being in force। अगर इन्वेस्टिगेशन की कोर्स के टाइम पे जो है, अब वो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से सेक्शंस में होती है, 210, 212, एक सेकेंड, 210, 212, 210 में कौन सी होती है इन्वेस्टिगेशन, वही नॉर्मल वाली। और उसके बाद में 210 में, सॉरी 210 में अफेयर्स इनटू द कंपनी, 212 में होती है एसएफआईओ वाली, फिर 213 में होती है कौन सी वाली, 213 में होती है कंपनी के अफेयर्स इन अदर केसेस वाली। और 219 में जो है हम आगे पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिंग टू रिलेटेड कंपनीज। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी मैटर्स हैं दे आर रिलेटिंग टू कंपनी या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी पर्सन जो इन सब इन्वेस्टिगेशन में है, या फिर मेंबरशिप और एनी अदर मैटर्स ऑफ दैट आर रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स ओनरशिप। तो उस केस में क्या है, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर इन पर्टिकुलर सेक्शंस में हो रही है, और हाँ ओनरशिप वाला भी कवर्ड है, 216 वाला भी कवर्ड है, और या फिर कोई भी पेंडेंसी चल रही है प्रोसीडिंग की अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर चैप्टर नंबर 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर पेंडेंसी चल रही है प्रोसीडिंग की, चैप्टर नंबर 16 जो है बात करता है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर है, वो है ये, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर कुछ भी ऐसा है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है और जो कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है और या फिर कोई और पर्सन है जो इन वाली सारी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, वो इनकर कर रहा है सारी इन्वेस्टिगेशन, उसको ऐसा लगता है, प्रपोज कर रहा है वो टू डिस्चार्ज और सस्पेंड एनी एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय है इसको सस्पेंड करो या डिस्चार्ज कर दो या फिर इसको पनिश कर दो, वेदर बाय डिसमिसल, या फिर उसको रिमूव ही कर दो या उसकी रैंक को रिड्यूस कर दो या फिर उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इस तरह से चेंज कर दो कि वो उसके डिसएडवांटेज में अगर करे। अब ये तीन सिचुएशंस तभी होंगे अगर एम्प्लॉय के जो काम है उसमें कुछ गलत निकला है या एम्प्लॉय ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ पता लगा है कि ये बंदा जो है ये फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है। तो उस केस में कंपनी डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकती, कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट या जो भी कोई पर्सन इन्वेस्टिगेशन करा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से ऑफ द एक्शन प्रपोज्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉय। एंड अगर ट्रिब्यूनल ने कोई एक्शन, कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो वो जो ऑब्जेक्शन है वो नोटिस के थ्रू राइटिंग में भेजेगा ट्रिब्यूनल उस पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास में जाएगी, उसको एप्लीकेशन देगी, और अगर उसने कुछ भी रिफ्यूज किया है या ऑब्जेक्शन रेज किया है तो ट्रिब्यूनल को कंपनी को बताना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि एप्लीकेशन जो है वो कंपनी ट्रिब्यूनल को देगी। अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो उसको या तो अप्रूव करेगा या वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो इसमें यह है कि जो अप्रूवल है वो 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगर इनके 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं आता एनसीएलटी का, तो ये मान लिया जाएगा कि जो एनसीएलटी है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रिप्लाई है ट्रिब्यूनल को वो 30 डेज के अंदर अंदर दे देना चाहिए। अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो भी 30 डेज के अंदर अंदर कर दे एप्लीकेशन के, वरना ये मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। नाउ अपील के लिए इन्होंने क्या दिया है, जैसे सपोज अगर जो ट्रिब्यूनल है उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, अब जो कंपनी है वो उससे डिससेटिस्फाइड है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो 30 डेज के अंदर अंदर जब उनको नोटिस मिला है ना ऑब्जेक्शन का, तो वो जा सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में उनको फीस देकर और उस सच मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो उस केस में जो है वो अपील फाइल करेंगे और उसके बाद में ये होगा कि जो भी एनसीएलटी का, एनसीएलटी से अगर हम डिससेटिस्फाइड होते हैं तो एनसीएलटी के पास ही तो जाते हैं, तो एनसीएलटी का जो भी डिसीजन होगा दैट शुड बी फुल एंड फाइनल, फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है।
तो इन्होंने एक चार्ट दिया है, ऑब्जेक्शन अगर रिसीव नहीं हुआ तो टर्मिनेट कर सकती है, और ऑब्जेक्शन अगर रिसीव हुआ तो फिर जो है जो भी डिसाइड होगा वो अप्लाई होगा, और अपील जो है वो भी फाइल हो सकती है, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा दैट विल बी फुल एंड फाइनल। इस वाले सेक्शन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, तो इसको पहले तो क्वेश्चन की फॉर्म में आई वुड लाइक यू ऑल टू आंसर इट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स। तो अगर इन केस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, कंक्लूजन पे पहुंच गया है जो इंस्पेक्टर है, तो उस केस में भी क्या हमको एनसीएलटी से परमिशन की रिक्वायरमेंट है? उस केस में भी क्या हमको एनसीएलटी के अप्रूवल की रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए? जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स। सो इफ यू हैव थॉट, तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पर वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स, मतलब कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उस टाइम पे हमको ट्रिब्यूनल की ज़रूरत होगी। बट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो मतलब इंस्पेक्टर ने सारी चीज़ों को कंसीडर कर लिया है, वहाँ दूसरे एस्पेक्ट्स की गुंजाइश ही नहीं है या ना के बराबर है, तो उस केस में हमको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा जो मोटिव है दैट इज टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो एक तरह से पूरी तरह से ही पता लग गया है ना कि एम्प्लॉयज गलत ही हैं, तो फिर वहां पर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस स्टडी में एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है एंड इससे पूरा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, सो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 219। तो 219 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। अब जो पावर्स हैं दीज आर फॉर द कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। ये रिलेटेड कंपनीज के लिए है। तो इसमें ये है कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन नंबर 210, 212, 213 वो जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कंपनी के अफेयर्स के अंदर। ठीक है, अगर वो कंपेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो क्या करेगा, वो प्रायर अप्रूवल लेगा, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर ऐसा लगता है इंस्पेक्टर को इन सारे सेक्शंस के अंदर कि हमको इन फॉलोइंग पर्संस को जिनको हम पढ़ने वाले हैं अभी, उनके हमको क्या चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन मतलब रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है कर सकते हैं, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस किस के यहाँ पर अफेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब या तो है या रहा है किसी भी टाइम पे ऑफ, मतलब उसकी सब्सिडरी रहा है, होल्डिंग रहा है, या सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी रहा है। तो ये वाली जो है एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी रेलेवेंट टाइम पे मैनेज हो रहा है पर्सन से एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर वो मैनेजर रहा है उसका, who is or was at the relevant time the managing director of the manager of the company। अभी relevant time यहाँ पे relevant time का मतलब है वो पीरियड जहाँ का इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिस पीरियड की। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो क्या रहा है, सब्सिडरी होल्डिंग या सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग, दूसरा मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में any other body corporate whose board of director comprises nominees of a company or is accustomed to act in accordance with the directions of the instructions of the company or any of its director। मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंप्राइज करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो गया, अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर accustomed to act in accordance to with the directions। पहला पॉइंट तो डायरेक्टर में ये था कि वो नॉमिनी डायरेक्टर है। दूसरा ये है कि अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कस्टम्ड है, मतलब वो है तो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी की जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जो है हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो जो है वो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे जैसा उस बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको बोलेंगे। तो एक तरह से वो उस बॉडी कॉर्पोरेट के ही अकॉर्डिंग चलेगी ना वो कंपनी, तो इसलिए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है एनी पर्सन हु इज और हैज बीन एट रेलेवेंट टाइम बीइंग द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉय। अब यहाँ पर एम्प्लॉय भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर था कंपनी, यहाँ पर आ गया और एम्प्लॉय।
तो वो किसी भी टाइम पे चाहे वो एम्प्लॉय रहा है, यहाँ पर आ गया एनी पर्सन। तो ये पॉइंट्स थोड़े से लर्न करने वाले हैं। तो एक वर्ड तो 3 पॉइंट्स में कॉमन है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। पहला एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो एस या एच या फिर एस ऑफ एच रहे हो, उसके बाद में वही एमडी या मैनेजर रहा हो उस कंपनी का, उसके बाद में वो अकस्टम्ड टू एक्ट या नॉमिनी डायरेक्टर है कंपनी का, या फिर कोई भी पर्सन जो क्या हो, एमडी हो, मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो कंपनी का, तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 220। सेक्शन नंबर 220 है जो वो बात करता है आपका सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो जो इंस्पेक्टर है ना, वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है। अब दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन सेक्शन नंबर 209। जो 209 में था वो एकदम वैसा ही है। वहां पर ये था, वहां पर आरओसी इंस्पेक्टर था। अब यहाँ पर इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेशन है, तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर जो इंस्पेक्टर है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ, अगर इंस्पेक्टर के पास में रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो भी बुक्स एंड पेपर्स हैं दैट आर रिलेटिंग टू द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एमडी या फिर मैनेजर, तो वो जो है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके DAMFS। जो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करवाना चाहूँ तो जब हम इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कर रहे थे तो उसमें हमारे कंपनी के KMP भी इन्वॉल्व थे, ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व थे, CS भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो सॉरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व है, MD इन्वॉल्व है, मैनेजर इन्वॉल्व है या बॉडी कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है। तो अगर इंस्पेक्टर के पास में ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ये बुक्स एंड पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, ऑल्टर, फॉल्सिफाई या सिक्रीट कर सकते हैं, तो फिर वो क्या कर लेंगे, वो जो है वो उसको सर्च करेंगे और सीज कर लेंगे। अब जो इन्होंने पीरियड दिया है वहां पर क्या था, वहां पर था 180 का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब तक इन्वेस्टिगेशन चले आप तब तक अपने पास में रख सकते हो, और रिटर्न करने से पहले आप उसकी कॉपीज और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है। अच्छा, 209 में हमारा जो था, हमको जो परमिशन लेनी पड़ रही थी 209 में, मैंने बताया था स्पेशल कोर्ट की एंट्री होती, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी अथॉरिटी से स्पेसिफिकली अप्रूवल नहीं लेना है। जो इंस्पेक्टर है उसके पास में पूरा राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो जो है सीज कर सकता है। ठीक है, और जो भी आपके प्रोविजंस होंगे ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 221, जो कि बात करता है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ अ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रीजिंग का मतलब तो सबको पता ही होगा ना, कि हम उसको क्या कर देते हैं, जमा देते हैं, मतलब एक तरह से हम उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब भी ट्रिब्यूनल को ये अपीयर होता है, अब वो अपीयर कब हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रेफरेंस दिया है, या फिर कोई कंप्लेन आई है मेंबर्स की, या फिर इंक्वायरी हुई है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोई कंप्लेन क्रेडिटर्स की आई है जिनके पास में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, या फिर कोई भी और पर्सन की वजह से रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो रिमूवल है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल है एसेट्स का या प्रॉपर्टीज का, इट इज लाइकली टू टेक प्लेस इन अ मैनर जो कि प्रिजुडिशियल रहेगा टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपका ट्रिब्यूनल है वो फ्रीज कर देगा। सो इट मे ऑर्डर डायरेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर, रिमूवल और डिस्पोजल दैट शिल नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो एक तरह से 3 years तक की रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है डाउट आ गया, तो यहाँ पर उसके रिमूवल पे, डिस्पोजल पे या ट्रांसफर पे 3 साल की जो है वो रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये है कि जो पीरियड है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है, और जो है जो भी ट्रांसफर होगा या तो एकदम ही कंप्लीटली फ्रीज कर देंगे, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगा दें कि आप इन रेस्ट्रिक्शंस और इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो है अपना ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी ने भी इसके साथ में कॉन्ट्रवीन करा तो कंपनी को तो लग जाएगी 1 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसको 50,000 से 5 लाख तक, या फिर जेल 3 साल तक का, या फिर दोनों चीजें भी लग सकती हैं। ठीक है, 222 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया था, तो उसमें यही था कि अगर मतलब उसके पास में अच्छा रीजन है ये बिलीव करने का कि जो सिक्योरिटीज है
वो मतलब इशू हो रही हैं, तो वो इन सिक्योरिटीज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। और इसमें भी यही था कि 3 साल तक का ही जो पीरियड है उसके लिए आप रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दोगे। तो 222 और 221 तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, दैट इज 223। तो इसमें बात हो रही है इंस्पेक्टर के रिपोर्ट की। तो जो भी है रिपोर्ट, जो भी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी, तो वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। अगर इंटरिम रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इंटरिम रिपोर्ट दे देगा, और अगर इंटरिम रिपोर्ट नहीं मांगी है तो जब इंस्पेक्शन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचा दिया जाएगा। फिर जो एवरी रिपोर्ट है जो भी हुई है उसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, रिपोर्ट टू बी इन राइटिंग और प्रिंटेड। तो राइटिंग में या प्रिंटेड में जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद में जो उसकी कॉपी है रिपोर्ट की, वो मेंबर्स, क्रेडिटर्स या कोई भी और पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्टेड होने लाइकली है, वो जो है एक एप्लीकेशन देके सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्टेन कर सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, द क्रेडिट्स गोज टू शुभम सिंघल सर फॉर दैट। उनकी बुक में लिखा हुआ था कि अगर एसएफआईओ की इंस्पेक्टर रिपोर्ट की आपको चाहिए कॉपी तो उसके लिए यू हैव टू गो टू द कोर्ट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट है दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है इट विल बी ईदर विद द सील ऑफ द कंपनी जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफर हैविंग द कस्टडी ऑफ रिपोर्ट। तो सर्टिफिकेट से जो है वो रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करा जाएगा। एंड फिर ये वाली जो रिपोर्ट होगी दैट शिल बी एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग एज एन एविडेंस। तो जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं होगी तब तक हम इसको एविडेंस की तरह वरना यूज नहीं कर सकते ना। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी इस सेक्शन में लिखा है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू 212, क्योंकि एसएफआईओ वाला जो है वो एकदम आपका अलग चलता है। उसमें जो भी केस होता है आपका वो एकदम डिफरेंट होता है। तो सीरियस फ्रॉड वाला अलग है, उसके अलावा जो है बाकी चीजें इस पे एप्लीकेबल है। ठीक है। देन कम्स द अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 224। तो ये जो 224 सेक्शन है ये बात करता है आपका एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट। तो इसमें जो है, इसमें जो भी रिपोर्ट अभी अब मिली है उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें है। तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 223। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, इफ इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि किसी भी पर्सन ने इन रिलेशन टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसने क्या करा है, कोई भी ऑफेंस करा है या फिर वो क्रिमिनली लायबल है, तो फिर क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है बेसिकली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर देगी उस पर्सन को टू द ऑफेंस। एंड ये ड्यूटी रहेगी सारे के सारे ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज की ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी नेसेसरी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो उसको देंगे। ठीक है। दूसरी जो केस है वो क्या है, दूसरा केस इन्होंने ये दिया है, फाइलिंग ऑफ पिटीशन बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें ये दिया है, एज पर सबसेक्शन नंबर 2 इफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू बी वाउंड अप। तो एक तरह से आपका सिनेरियो नंबर 2 है। अगर जो कंपनी है और बॉडी कॉर्पोरेट, पहला तो ये था कि सिर्फ वो ऑफेंस की गिल्टी थी, लेकिन यहाँ पे उतनी उसकी लायबिलिटी बढ़ गई है दैट इट हैज टू वाइंड अप इटसेल्फ। ठीक है। तो अगर जो कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है इट इज लाइकली टू बी वाउंड अप अंडर योर आईबीसी, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या फिर मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसको वाइंड अप करना चाहिए, तो फिर वो जो है वो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो वाइंड अप करेगा। अब इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक पिटीशन दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सिनेरियो नंबर 2 में, सिनेरियो नंबर 2 में ये हो रहा है कि अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि लायबल है टू बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट या फिर अंडर आईबीसी एक्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है उस रिपोर्ट से जो 223 में आई है कि ऐसा करना जरूरी है, एक्सपीरियंट है, मतलब वेरीफाइड है ये चीज, ऐसा होना चाहिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस द कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इज ऑलरेडी बीइंग वाउंड अप कॉज टू बी प्रेजेंटेड in this behalf file a petition for the winding up of the company और body corporate on the ground कि ये जो है just and equitable है कि इसको wind up कर देना चाहिए, या फिर वो एक application दे सकता है सेक्शन नंबर 241 में, या वो दोनों चीजें भी कर सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा जरूरी लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पिटिशन फाइल कर देगी, एप्लीकेशन दे देगी 241 में, या दोनों चीजें कर सकती है। सिनेरियो नंबर 3 क्या है, सिनेरियो नंबर 3 ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है
कि जो पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रही है, तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस तरह से आनी चाहिए रिकवरी के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिकवरी कर रहे हैं जो भी डैमेजेस हुए हैं कंपनी के फ्रॉड वगैरह की वजह से, हम रिकवरी कर रहे हैं प्रॉपर्टी की फ्रॉम द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसने इसको गलत तरह से यूज किया है। ठीक है, तो देखो ये जो भी एक्शंस हो रहे हैं ना इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से तभी हो रहे हैं अगर कोई नेगेटिव बात पता लगी है तो उसी के लिए है। पहला था गिल्टी ऑफ ऑफेंस, दूसरा था वाउंडिंग बाइंडिंग टू बी लायबल टू बी बाइंडिंग अप, अब तीसरा है डैमेजेस की रिकवरी या रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद से जो है वो प्रोसीडिंग्स लेगी कि आप जो है इस कंपनी को वाइंड अप करो या सिर्फ डैमेजेस की सारी रिकवरी करो। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडेमनीफाई कर देगी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग सच प्रोसीडिंग्स। तो मतलब जो भी कॉस्ट होगी ना तो उसके लिए भी उसकी रिकवरी वो किससे करेगी, इंडेमनीफाई कर देगी वो कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को जो इन्वॉल्व था इस फ्रॉड में। उसके बाद में एक एडिशनल पॉइंट और है, ये अगर जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में और उस फ्रॉड की वजह से डायरेक्टर केएमपी या किसी अदर ऑफिसर ने उसका अनड्यू बेनिफिट लिया है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी वही है कि वहां से उनसे डिस्गॉर्जमेंट कर लिया जाएगा उन एसेट्स का एंड जो है उनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी लगा दी जाएगी। तो ये चीज एक और सेक्शन में हमारी रिपीट हुई थी, दिस वॉज रिपीटेड इन SFIO वाला सेक्शन ऑल्सो। तो वहां पर भी यही चीज थी कि अगर वो इन्वॉल्व थे और उनसे फिर हम लोगों ने डिस्गॉर्जमेंट करा था, उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी दे दी थी। उसके बाद में आपका आता है सेक्शन नंबर 225। तो ये जो सेक्शन नंबर 225 है ये बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो जो भी खर्चा होगा इन्वेस्टिगेशन का वो कौन करेगा? तो अगर जो है प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो गया है, अगर प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो गया है तो कौन करेगा, और अगर प्रोसिक्यूशन में नहीं रिजल्ट हुआ है तो कौन करेगा? तो इसमें ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो गया है, रुको मैं यहाँ से लाइन ही पढ़ देती हूँ, द एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंटल टू एनी इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन एक्सपेंसेस of inspection under section number 214, that is security, shall be defrayed in the first instance by the central government but shall be reimbursed by the following persons to the extent mentioned below, namely any person who is convicted, who is ordered to pay damages or to restore any proceedings brought। और एक्सटेंट क्या रहेगा रीइंबर्समेंट का? एक्सटेंट रहेगा proceedings to be ordered to pay the such expenses as may be specified or ordering him to pay such damage or restore such property as the case may be। रुको मैं इसको ना शॉर्ट में आपको बताती हूँ। इस वाले सेक्शन में ना 3 सिनेरियोज बन रहे हैं। तो ये जो है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है बेस्ड। तो जो अभी हम लोगों ने एक्शन वाली बात करी थी, तो एक्शन का अगर रिजल्ट ये रहा इंस्पेक्टर रिपोर्ट की कि प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट किया है वो, तो पहला तो एक तो सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस का था, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद में लिया गया है। तो उनसे कितना रीइंबर्समेंट करा जाएगा? अगर कोई भी कॉन्विक्टेड पर्सन है जिसको डैमेजेस पे करने हैं तो उससे जो है हम उतने हद का रीइंबर्समेंट लेंगे जितना जो है ऑर्डर करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू पे। सो रीइंबर्समेंट टू द एक्सटेंट दैट ही मे पे in the same proceedings to be ordered to pay the said expenses as may be specified by the court convicting such person or ordering him to pay such damages or restore such property। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन रिजल्ट रहा इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का तो वो जो कॉन्विक्टेड पर्सन है उसको उतना अमाउंट देना पड़ेगा जितना कोर्ट उसको बोलेगा। और जो भी कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके नाम में प्रोसीडिंग्स लेके आई जा रही हैं, तो उस केस में जो भी अमाउंट रिकवरी का होगा टू द एक्सटेंट अमाउंट इज रिकवर्ड, वो जो है उतना उसको जो है पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन रिजल्ट ही नहीं हुई अंडर सेक्शन नंबर 224, तो उस केस में कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एमडी, मैनेजर या जो भी एप्लीकेंट है उन्हें उतना देना पड़ेगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 225, नॉट दैट मच रेलिवेंट बट या वेरी रेलिवेंट फॉर MCQ। 226 वाला जो है वो बात करता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी जो है वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली वाइंड अप कर रही है। तो इससे जो है क्या इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है मैं इनिशिएट नॉट विद स्टैंडिंग नो सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी स्टॉप और सस्पेंडेड बाय द रीजन ओनली और ऑफ द फैक्ट कि कोई एप्लीकेशन 241 में हो गई है, या फिर ये 241 की जो एप्लीकेशन है दैट इज अबाउट ऑपरेशन, या फिर कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया वॉलंटरी वाइंडिंग अप का, या कोई भी और वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग है जो कि पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास में।
तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो चलती रहेगी। उसके बाद में ये है कि अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया है, तो फिर उस बारे में जो इंस्पेक्टर होगा, उसके लिए जो इंस्पेक्टर होगा वो इन्फॉर्म करेगा ट्रिब्यूनल को कि ये वाली जो है ये पेंडेंसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स की, एंड फिर उसके बाद में जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल को लगेगा तो वो पास कर देगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है कि जहां पर भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करा है ट्रिब्यूनल ने, तो उस केस में उनको ये वाली जो पेंडिंग वाली प्रोसीडिंग्स थी ना, इसकी जानकारी दे दी जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली द ट्रिब्यूनल विल टेक इट्स डिसीजन। उसके बाद में सेक्शन नंबर 227 है, ये बात करता है लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स को। तो लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स को ये बोला गया है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल रिक्वायर द डिस्क्लोजर टू द ट्रिब्यूनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही ट्रिब्यूनल को, ना ही आरओसी को, ना ही इंस्पेक्टर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, कुछ भी ये सेक्शन नहीं बोलता है कि कोई भी लीगल एडवाइजर जिसके पास में कोई भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगी इन दैट कैपेसिटी एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज क्लाइंट एंड बाय द बैंकर्स कंपनी के जो बैंकर्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट के अदर पर्सन के हैं ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ इट्स कस्टमर्स अदर देन सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी नथिंग इन दिस चैप्टर शेल रिक्वायर डिस्क्लोजर टू, कुछ भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना होगा, ना तो ट्रिब्यूनल को, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना रजिस्ट्रार को, ना ही इंस्पेक्टर को। कौन कौन क्या क्या डिस्क्लोज नहीं करेगा, ना तो कोई लीगल एडवाइजर डिस्क्लोज कर सकता है, ना ही कोई बैंकर डिस्क्लोज कर सकता है। क्या नहीं डिस्क्लोज कर सकता है, कुछ भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, कुछ भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपने क्लाइंट का नाम बता सकता है और जो है वो एड्रेस बता सकता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि बैंकर की अगर हम बात करें, कंपनी का जो बैंकर है या बॉडी कॉर्पोरेट का जो बैंकर है या अदर पर्सन का कोई बैंकर है, तो वो सिर्फ जो है वो उस कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट या उस पर्सन की ही इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो अपने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन उस कंपनी के इंस्पेक्टर को या फिर गवर्नमेंट को या ट्रिब्यूनल को नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इसमें ये है कुछ इंफॉर्मेशन जो है इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि उनको सर्टेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो। उसके बाद में जो 228 है वो ये बोलता है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर सारे के सारे सेक्शन जो है वो मुटाटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाते हैं। और 229 बात करता है पेनल्टी की। तो पेनल्टी इन्होंने बोला है कि कुछ भी अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट करा, म्यूटिलेशन करा या डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो हो वो 447 में इन्वॉल्व हो। 447 वाला जो फ्रॉड का सेक्शन है उसमें आप इन्वॉल्व हो, तो आप जो पनिशेबल होगा इन फ्रॉड इन एनी मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 447। अगर वो कुछ भी डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट या फॉल्सिफाई कर रहा है, फॉल्स एंट्री कर रहा है, या कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो कि गलत है। सो हियर योर चैप्टर नंबर 4 इज ओवर। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको हेल्प मिल पाई हो, एंड इफ यस देन डू शेयर माई वीडियोज एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक यू।